ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चालू किया था, ठीक है, यानी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना। कौन कर रहा है? इंडियन रेसिडेंट, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाहर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, पर क्या, किस में इन्वेस्ट कर रहा है? और और इमूवेबल प्रॉपर्टीज में, एसेट्स में, स्टार्टअप्स में, सिक्योरिटीज में, इक्विटी में, ठीक है, इन सब फॉर्म में वो बाहर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। हमने लीगल फ्रेमवर्क समझा था सबसे पहले, अभी मैं बोलती हूँ, लास्ट में तुम बोलना, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे पूछूंगी, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था, इसमें एक फेमा एक्ट इसका एक है जिसको आप फॉलो करना होता है व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको फेमा रूल्स फॉलो करना है, जो कि 1999 में एक्ट हमने बनाया है। फिर फेमा के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स बने हैं जो 2022 में आए हैं। फेमा के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के रेगुलेशन बने हैं जो 2022 में आए। आरबीआई ने दो चीजें नोटिफाई करी हैं, एक 2004 वाली और एक 2015 वाली। 2004 वाले रेगुलेशन है ट्रांसफर और इक्विटी, एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, बेसिकली फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है। और दूसरा वाला है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हो। ये रेगुलेशन कौन से साल में? 2015 में। फिर हमने चार चीजें पढ़ी थी, ओडीआई, एफसी, ओपीआई और ओआई, ठीक है। जो ओडीआई होता है उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन ओडीआई कर रहा है, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो इसमें वो बेसिकली किसी बाहर की कंपनी की अनलिस्टेड कंपनी में शेयर्स में पैसे लगा रहा है। वो 10% हो, 10% से ज्यादा हो, कम हो, वो सब ओडीआई में कवर होगा। या फिर वो किसी कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट करा रहा है और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो एक सब्सक्राइबर है। दूसरा, लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, या फिर लेस देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल विद कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एफसी यानी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में आते हैं ऊपर जो हमने पढ़ा ओडीआई, फिर डेट अगर आप बाहर से ले रहे हो, या फिर आप नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज दे रहे हो, ठीक है। ओपीआई पढ़ा था, ओपीआई यानी एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करो जिसमें आप बाहर की फॉरेन सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हो, बेसिकली आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसमें हम डेट्स को कवर करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सिक्योराइजेशन, डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है, और कोई अलग तरीके का लोन, ठीक है। उसके बाद फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स में आ जाते हैं ये जो हमने पढ़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो ओपीआई प्लस ओआई किस में आ जाते हैं? एफसी प्लस ओपीआई ओआई में आ जाता है, ठीक है। अब हमने देखा था इसके बाद प्रोसीजर, जिसमें दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, प्रोसीजर फॉर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। अब इसको ना दो प्रोसीजर्स के साथ हमने मर्ज कर दिया था एक्चुअली, जब हम एक्सप्लेनेशन पे थे। हमने देखा कि अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है तो उसने फॉर्म एफसी भरना है, ठीक है। फॉर्म एफसी भर के उसने एविडेंस देना है कि 6 महीने के अंदर देखो मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं तो आपका ईडी वो चेक करके आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा। अब वो वाला जो 6 महीने वाला एविडेंस वाला है वो उन्होंने अलग प्रोसीजर में बताया। इस प्रोसीजर में उन्होंने आपको बताया कि आपने पहले एफसी फॉर्म भरना है, उसके बाद दो चीजें, एक आरबीआई आपसे वो एफसी फॉर्म ले लेगा और जितने जितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी ले लेगा। दूसरी चीज, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो आ जाता है ऑब्जर्वेशन स्टेज पे, ठीक है। जब वो ऑब्जर्वेशन स्टेज पे आता है तो ऑब्जर्वेशन स्टेज में वो 3-4 चीजें हैं जो ऑब्जर्व करता है। पहले वो बैकग्राउंड देखता है कि किधर पे आपका ट्रांजेक्शन, पहले बैकग्राउंड और डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। दूसरा, रीजंस कि आपको अप्रूवल क्यों लग रही है, आप अप्रूवल रूट के अंदर क्यों आ रहे हो, ठीक है। तीसरा, वो देखता है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें वो देख लेता है कि ट्रांजेक्शन्स में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है फॉरेन एंटिटी की जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे। फिर वो देखेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी को तुम्हारे बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने से। दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो इन्वेस्टर है उसकी और जिधर इन्वेस्ट हो रहा है उसकी, दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन और एनी अदर मटेरियल ऑब्जर्वेशन उसको लगता है तो वो करेगा। फिर से एक बार सुन लो, सबसे पहले फॉर्म एफसी भरा, अगर तुम अप्रूवल रूट में आते हो तो आरबीआई तुमसे और डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। बिफोर फॉरवर्डिंग योर फॉर्म टू एफसी वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन स्टेज पे आ जाता है जिसमें वो ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस करता है, बैकग्राउंड चेक करना, रीजंस देखना और कुछ
स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन आ गई एंटिटी की, बाहर की क्या बेनिफिट्स दोगे आप इंडियन कंपनी को, और एक और पॉइंट है कि वाइबिलिटी ऑफ द फॉरेन एंटिटी, फाइनेंशियली वो कितनी वाइबल है, वाइबल यानी कितनी केपेबल है तुम उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। अब जैसे ही तुम स्टेज पे आ गए हो अप्रूवल रूट की, उसने ऑब्जर्वेशंस भी कर ली, डॉक्यूमेंट्स भी, वो एक और डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेगा, वो है बोर्ड रेजोल्यूशन, कि अगर एक आप इंडियन एंटिटी हो, आप एक इंडियन कंपनी हो, तो आपस में आपने जो बोर्ड में डिसाइड किया होगा कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, तो मुझे एक रेजोल्यूशन चाहिए जिसमें सब डायरेक्टर्स की कंसेंट होगी कि भाई हम ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। जब हमें बोर्ड रेजोल्यूशन मिल जाएगा तो हम एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी ले लेंगे फॉर द फॉरेन एंटिटी इफ एप्लीकेबल, तो अगर हमें वैल्यू निकालनी पड़े तो हम वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। उसके बाद कोई अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो भी मांग लेगा, और फिर डायरेक्टली आरबीआई को सबमिट कर देगा। अब इतना समझो जिसको याद नहीं हो रहा है ये वाला प्रोसीजर, कि जो एडी वाला बंदा है वो कुछ काम तो करेगा ना आरबीआई को डायरेक्ट एप्लीकेशन देने से, तो वो सारे काम हमने पॉइंटर्स में पढ़े, ठीक है, कि वेरीफाई करना और डॉक्यूमेंट्स मंगाना, ऑब्जर्वेशंस करना, क्या क्या पॉइंटर्स है ऑब्जर्वेशन के अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन मंगाना, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मंगाना और आरबीआई को सबमिट कर देना। क्लियर है? अब याद हो गया अनन्या, कोई डाउट इसमें? अब आई गेस याद कर पाएंगे हम। दो पॉइंटर्स में ही तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, एक तो कि अंडर अप्रूवल रूट है तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रहा है, फिर बिफोर फॉरवर्डिंग वो रेलेवेंट सेक्शंस में प्रेफर कर रहा है, तो दोनों का मतलब यही है कि वो फॉरवर्ड करने से पहले स्क्रूटनी करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए कि नहीं, तो और बुला लेते हैं, ठीक है। वो करने के बाद वो फाइनली वेरीफाई करेगा कि सारे एज पर द प्रोविजंस, जो जो हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, जो जो चेकलिस्ट है कि इतना इतना सब होना चाहिए, एक बंडल होना चाहिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का, वो कंप्लीट है कि नहीं, फिर वो आ जाता है ऑब्जर्वेशन में, फिर बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन और फिर वैल्यूएशन। अब क्लियर है? उसके बाद दो अप्रूवल्स पड़ी थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और एक आरबीआई की अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रहती है जब आप पाकिस्तान में या स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में करते हो, ठीक है, और आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, वाह वेरी गुड, बियॉन्ड 1 बिलियन US डॉलर और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे किसी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, उन्होंने आपको विलफुल डिक्लेयर या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको क्या करना है, उनसे एनओसी ले लेना है बिफोर मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, तो हम आपको अलाउ कर लेंगे। मोड ऑफ पेमेंट हमने 4-5 मोड ऑफ पेमेंट पता कि आखिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में पेमेंट कहाँ से करनी है, बैंकिंग चैनल से, ठीक है। उसके बाद अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है, अगर आप कोई अकाउंट मेंटेन करते हो अंडर फेमा तो उसमें से भी कर सकते हो, फिर एडीआर जीडीआर के प्रोसीड से कर सकते हो या स्वैप ऑफ सिक्योरिटी से कर सकते हो। ये सब अपन लास्ट में करें सारे डाउट्स, क्योंकि सिर्फ एक कोई होंगे, ठीक है। चल, उसके बाद फिर प्राइसिंग गाइडलाइंस पढ़ा था, ट्रांसफर और लिक्विडेशन और रीस्ट्रक्चरिंग। प्राइसिंग गाइडलाइन कुछ नहीं, जैसा एज पर रूल्स है पॉलिसीज है वो आपको फॉलो करना है जो एडी ने बनाए हैं। रीस्ट्रक्चरिंग और लिक्विडेशन और एक और पॉइंट था जुरिस्डिक्शन, तीनों में यही था कि अगर आपने अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट करना है या फिर इसे कन्वर्ट कर देना है या फिर इसे ट्रांसफर कर देना है, तो आपने कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब वो ये कि रिपोर्टिंग कर देनी है, हमें आप सिर्फ बोल रहे हो कि कंपनी लॉस में गई थी तो हमें उसका प्रूफ चाहिए, तो हमने एक ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट लगेगा जो बताएगा कि अक्यूमुलेटेड लॉसेस हुए हैं कि इस कंपनी को कि नहीं हुए हैं, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इसमें वो बात है कि जैसी एक इंडिविजुअल ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उसको क्या करना है, एविडेंस देना है 6 महीने के अंदर। तो एफसी फॉर्म भरने के बाद आपने 6 महीने में एडी को बताना है, ये देखो मेरे एविडेंसेस ये कि मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर नहीं है आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कोई एविडेंस आपका 6 महीने के सामने नहीं आया, तो हमने सारा पैसा क्या कर लेना है, रीपैट्रिएट कर लेना है। क्लियर है? तो जैसे आपने फॉर्म सी भरा, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 6 महीने के अंदर एविडेंसेस दो, एविडेंसेस नहीं दिए तो रिपैट्रिएशन। क्लियर है? और उसके बाद मेंटेन डेटाबेस, तो आपका ये थ्रू आउट द ईयर एक डेटाबेस चलता रहेगा कि आपने वो किया। नहीं, नहीं, हर बार, हर बार, हर बार। अब तुमने एक बार $10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर तुम बोल रहे हो अब मैं तो 100 का करूंगा, तो फॉर्म तो भरो ना, हर बार फॉर्म भरना है, हर बार नई लिमिट के साथ आओगे, नई एंटिटी में डालोगे, तो इसलिए, ठीक है। अब हाँ, अंडर पेमेंट एफसी फॉर्म भरना ही पड़ेगा,
कुछ भी करो उसी के थ्रू तो भरोगे ना। यहाँ से बैठने के लिए अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करनी है, चाहे US$ 1 बिलियन से कम है चाहे ज्यादा है, FC फॉर्म भरना है। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर टू बी फॉलोड। कैसे करोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? FC फॉर्म आपको देना ही पड़ेगा RBI को कि ये मैं भर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो बैंक्स आपको अलाउ भी नहीं करेंगे, बाहर पैसा भेजना ही पड़ेगा ना, वो तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही भेजोगे, तो बैंक आपको अलाउ नहीं करे। आपका बैंकर ही आपको बता देगा कि ये फॉर्म भरना है, ठीक है? अच्छा बैंकर होना चाहिए, पढ़ा लिखा। चलो, मैनर ऑफ मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटिटी। अब इंडियन एंटिटी किस तरीके से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करती है, देखो हमने पढ़ा है सब्सक्रिप्शन ऑफ MOA कर सकती है, बिडिंग एक्विजिशन थ्रू बिडिंग और टेंडर प्रोसीजर, कैसे भी फॉरेन सिक्योरिटीज की अगर बिडिंग हो रही है तो उससे अक्वायर कर ले, या एक्विजिशन ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय वे ऑफ राइट इशू और अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन यानी उसको पूरा कैपिटलाइज कर लेना। तो आपने कोई एसेट, कोई सिक्योरिटीज रखा है उसको कैपिटलाइज कर लेना, या एसेट रखा है उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके ले लेना, ठीक है? उसके बाद फिर स्वैप ऑफ इक्विटीज कर सकते हो, मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन हो रहा है या कोई ऐसी स्कीम हो रही है तो उसमें आपको कोई शेयर्स मिल रहे हैं तो आप वो भी अक्वायर कर सकते, मतलब कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी मर्ज हो रहे हैं और बन के फॉरेन एंटिटी बन रहे हैं, तो उसमें से भी आप शेयर अक्वायर कर सकते हो, ठीक है? तो पहला क्या हो गया बच्चे, MOA के थ्रू लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ठीक है? दूसरा बिडिंग, तीसरा राइट इशू या बोनस इशू के थ्रू आपको शेयर्स मिल रहे हैं, चौथा कैपिटलाइजेशन जिसमें एसेट्स को रियलाइज किया है आपने और इक्विटी फॉर्म में ले लिया है, फिर फिफ्थ है स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, फिर सिक्स्थ है मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन या कोई भी ऐसी स्कीम के थ्रू आपको फॉरेन सिक्योरिटीज मिलती हैं तो उसे हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में काउंट कर लेंगे। स्टिकी नोट लगाना है तो लगा लो। जिसमें MOA एक पॉइंट, दूसरा बिडिंग, तीसरा राइट इशू बोनस शेयर्स, फिर कैपिटलाइजेशन, फिर स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज और मर्जर डीमर्जर या ऐसी एनी सच स्कीम। या तो मार्क कर लो या स्टिकी नेट लगा लो, जैसे तुम्हारी इच्छा। बेटे लिखे हुआ है वहीं, MOA, MOA थ्रू बिडिंग, बाय राइट इशू और बोनस इशू, कैपिटलाइजेशन, स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज। बस कैपिटलाइजेशन लिखना है ना, उतने उसका मीनिंग वही होता है, मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है कि ODI इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसमें अगर आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करने हैं या इन लोगों को करने हैं तो एक इंडियन एंटिटी है, यानी समझो कोई बैंक है, HDFC बैंक, कहाँ का है? इंडिया का, ठीक है? वो क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विस देती है आपको, लोन वगैरह, उसको ODI करना है फॉरेन एंटिटी में, ठीक है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विस, उसके पास ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए तो ही वो ODI कर पाएगा। पहली बात, उसके पास पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट होना चाहिए। पिछले 3 साल में क्या होना चाहिए बच्चे? नेट प्रॉफिट। फिर इंडियन एंटिटीज रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड विद फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर इन इंडिया, यानी RBI, हमारे कमर्शियल बैंक, ये जो एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसके अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। द इंडियन एंटिटी हैज ऑब्टेन द अप्रूवल, इन्हीं रेगुलेटर से आपने अप्रूवल भी ले ली कि क्या हम ODI में पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब समझो कोई ऐसी इंडियन एंटिटी जो क्या कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, तो इट मे बी एनीवन, ठीक है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, NBFCs होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये लोगों को क्या करना है, ODI में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो इनके पास 3 कंडीशंस होंगी तो ही वो कर पाएंगे। पिछले 3 साल में उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड किसका होना चाहिए? नेट प्रॉफिट का। दूसरा, किसी ना किसी रेगुलेटरी, जो फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर होते हैं उनके अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए और उन्हीं लोगों से अप्रूवल ले ली होती। क्लियर है? लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है? अगर आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट करना है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, $1 बिलियन, और अपन ने पढ़ा था 400% ऑफ इट्स नेटवर्थ,
स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था ये हमने, वही दिया हुआ है। तो ये लिमिट किसके लिए है? फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या आते हैं? फाइनेंस, ओडीआई डेट और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। तो ओडीआई करना है मतलब आपको कितना करना है? $1 बिलियन देखा था अपन ने। तो अब एक और चीज समझ लो, 400% ऑफ योर नेटवर्थ। तो अपन ने, मैंने बोला था दो अलग अलग पॉइंट है, तुम लोग बोलते और लिख लेते हैं और लिख लेते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि उसको अलग अलग पॉइंटर्स इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया था क्योंकि उन्होंने ये वाली लिमिट नीचे बताई हुई है। क्लियर है? इसमें एडिया, जीडिया, स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज, ईसीबी सब इंक्लूड कर रहे हैं वो इस लिमिट में। चलो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ओडीआई कौन कौन कर सकता है अप्रूवल रूट के अंडर? अप्रूवल, हाँ, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी लिखा था। ठीक है, अब अगर कंपनी, एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो वो $1 बिलियन से ऊपर जाएगी तो अप्रूवल रूट, 400% ऑफ इट्स नेटवर्थ से ऊपर जाएगी तो अप्रूवल रूट। अब जो हमने बताया था ट्रस्ट, सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटर, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, कितने भी करें अप्रूवल रूट में है ही। उनके लिए बताया है कुछ कि अदर देन इंडियन एंटिटी या रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो कि है ट्रस्ट और सोसाइटी। तो जो लोग एंगेज्ड हैं एजुकेशनल सेक्टर में या फिर हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, ये लोग ओडीआई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ट्रस्ट और सोसाइटी। अब मुझे पहले तुम बता दो कि व्हाट इज ट्रस्ट एंड व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आती है। दो एक बेसिक डिफरेंस है इंडियन ट्रस्ट के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, सोसाइटी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। वैसे क्या डिफरेंस है जनरल? कौन बनाता है ऐसे? पर ऑफिशियली, फॉर्मली, लीगली? हम्म, एक ओनर रहता है, वो एक ट्रस्टी को देता है कि वो उसको चल। सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं और ट्रस्ट में कौन रहते हैं? और बेनिफिशरीज होते हैं। सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं। सोसाइटी में क्या करते हैं वो लोग? सोसाइटी क्यों फॉर्म कर रहे हैं? क्या कंसर्न? कोई फ्लैट में नहीं रहता है तो सोसाइटी क्या होती है अन्य? गोकुल धाम सोसाइटी एक्चुअली क्या मिल जाएगा? हाँ, फ्लैट मिलना जरूरी है। वही तो बोल रही हूँ, साथ में फ्लैट मिलेगा ऐसे थोड़ी होता है। फ्लैट खरीद रहे हो तो आप सोसाइटी के मेंबर बनते हो, ऐसे। बोल सही रहा है लेकिन तरीका गलत है। सोसाइटी मतलब यही, एक सोसाइटी फॉर्म होती है कि एवरीबडी कैन कम स्टे टुगेदर और हम एक सोसाइटी बना रहे हैं। एक वो सोसाइटी, एक होती है किसी ना किसी पर्पस के लिए बनती है कि हमने एक सोसाइटी फॉर्म कर लिया है और हम जाके सोशल वर्क करेंगे। अब हम जाके गरीबों को खाना खिलाएंगे या फिर चिल्ड्रंस को एजुकेशन देंगे, ये भी एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ये दोनों ही एक सेक्शन 8 पर्पस के लिए ही बनते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने एजुकेशनल और हॉस्पिटल स्पेसिफाई कर दिया है। कुछ सोसाइटीज एनवायरमेंट के लिए बनती है कि हर जगह जाके हम प्लांटेशन करेंगे। कुछ ट्रस्ट टेम्पल वगैरह के लिए बनते हैं कि लोग आ सकते हैं हमारे टेम्पल में, जय कर सकते हैं और फिर जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब ये लोगों को अगर चाहिए कि इनको ओडीआई करना है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लेनी ही पड़ेगी, बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। अप्रूवल तो ले लो, अप्रूवल लेने जब आओगे ना तो प्लीज मेक श्योर करना कि ये कंडीशंस आपने फुलफिल कर ली है। पहली कि फॉरेन एंटिटी इज एंगेज इन द सेम सेक्टर ऑफ इंडियन ट्रस्ट एंड सोसाइटी इज एंगेज्ड इन। यानी एक ट्रस्ट है, वो एजुकेशनल ट्रस्ट है, ठीक है, उस स्कूल बनाया हुआ है उसने, उसको ओडीआई करना है तो फॉरेन के किसी स्कूल में ही ओडीआई कर सकता है। क्लियर? नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो फॉरेन एंटिटी है जिधर आपको ओडीआई करना है इज एंगेज्ड इन सेम सेक्टर दैट द इंडियन ट्रस्ट और सोसाइटी इज एंगेज्ड इन। द ट्रस्ट और सोसाइटी एज द केस में भी 3 साल तक के लिए एटलीस्ट एग्जिस्टेंस में हो। ऐसा नहीं कि आज सोसाइटी फॉर्म की चलो ओडीआई करते हैं, नहीं, 3 साल हो जाए फिर आना। ठीक है,
ट्रस्ट डीड होनी चाहिए आपके पास, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बायलॉज होने चाहिए इन केस ऑफ सोसाइटी। तो अगर आप ट्रस्ट हो तो आपके पास ट्रस्ट डीड होनी चाहिए, अगर आप सोसाइटी हो तो आपके पास एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके बायलॉज होने चाहिए। सच इन्वेस्टमेंट हैव अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड द गवर्निंग बॉडी और काउंसिल मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इन केस ऑफ सोसाइटी। तो जो चेयरमैन होते हैं सोसाइटी की उसकी अप्रूवल ले आना, और ट्रस्ट में ट्रस्टी की अप्रूवल ले आना। ठीक है। लास्ट है, इन केस ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी अगर कोई इसके लिए स्पेशल लाइसेंस और परमिशन चाहिए इधर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलेवेंट लोकल अथॉरिटी एज द केस में भी, स्पेशल लाइसेंस और परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड एंड सबमिट टू डेजिग्नेटेड एडी। तो ओडीआई करने के लिए किसके पास जाओगे? एडी के पास। एडी को बोलोगे आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, उसके साथ एडी आपसे ये सारी चीजें मांगेगा कि बेटा किस फॉरेन एंटिटी में आप डाल रहे हो, मैं एजुकेशनल में हूं तो मैं एजुकेशनल में ही डाल रहा हूं, तो सेम एक्टिविटी में डाल रहा हूं जिसमें मेरी एंटिटी इन्वॉल्व है। दूसरा, मेरे को 3 साल हो गए हैं पैदा हुए हुए। तीसरा, मैंने जो जो रिक्वायर्ड अप्रूवल थी वो ले लिए, तो ट्रस्टी की अप्रूवल ले ली है, और अब जो भी मेरी सोसाइटी के चेयरमैन है, गवर्निंग बॉडी है, उससे मैंने अप्रूवल ले ली है। मेरे पास ट्रस्ट डीड भी है और मेरे पास सोसाइटी है, तो मेरे पास उसके बायलॉज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी है। और अगर कोई स्पेशल लाइसेंस और परमिशन है तो मैंने वो भी अलाउड है, अगर रूल्स में लिखा है तो मैंने वो भी ले रखा है, तो वो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेके देगा। ठीक है, स्टिकी नोट लगा लो, इंपॉर्टेंट है हाँ ये। ट्रस्ट सोसाइटी डैश, ट्रस्ट सोसाइटी डैश एजुकेशनल सेक्टर एंड हॉस्पिटल, एजुकेशनल सेक्टर एंड हॉस्पिटल। इसके नीचे पॉइंट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, इसके नीचे प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। पॉइंट ए, FE engaged in same activity, same sector लिख दो, FE engaged in same sector। Point number 2, existence for at least 3 FY, existence for at least 3 FY। ट्रस्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट डीड स्लैश एमओए स्लैश बायलॉज, ट्रस्ट डीड स्लैश एमओए स्लैश बायलॉज, ट्रस्ट डीड एमओए और बायलॉज। पॉइंट नंबर जो भी 5 या 4 होगा उसमें अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी डैश ट्रस्ट, अप्रूवल ऑफ गवर्निंग बॉडी, काउंसिल, मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी, तो कोई भी एक चीज लिख दो, अप्रूवल ऑफ गवर्निंग बॉडी डैश सोसाइटी। लास्ट पॉइंट, स्पेशल लाइसेंस स्लैश परमिशन ऑब्टेन्ड, लास्ट पॉइंट, स्पेशल लाइसेंस स्लैश परमिशन ऑब्टेन्ड। स्पेशल परमिशन ऑब्टेन्ड। किस किसने जेन्युइनली कल रिवाइज किया था जाके? पक्का? जो कल नहीं आई थी तभी आज ऐसे हो रही हो। लेक्चर देख लेना, नहीं पढ़ा था अब कल। चलो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन IFSC बाय रेसिडेंट इन इंडिया, हमने कल देखा था IFSC क्या है? अथॉरिटी हमने खोली थी, मोदी जी की फोटो देखी थी, इसने बनाया ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कि सब आ सकते हैं इसमें। तो अगर किसी एक, समझो टाटा ने, ठीक है, टाटा ने क्या किया है, IFSC में एक फॉरेन एंटिटी बना दी है, ठीक है, कि लोग आके उसकी फॉरेन सिक्योरिटी लें और फॉरेन करेंसी में ODI हम उसको कंसिडर कर सकते हैं और बढ़िया खुश रहें, ऐश करें। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा?
ठीक है, सब्जेक्ट टू फॉरेन कंडीशन जो फेमा रूल्स हैं उसके हिसाब से अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया में टेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन एन आईएफएससी इन इंडिया। तो ये आईएफएससी कहाँ है? इंडिया में, लेकिन इसके अंदर जो एंटिटीज है वो क्या है? फॉरेन एंटिटीज है। ठीक है, तो इन केस ऑफ ओडीआई तो पहली बात तो आपको अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर कंसर्न वेर एवर एप्लीकेबल विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फेलिंग सच डीम टू बी अप्रूव। जैसे ही तुम अप्लाई कर रहे हो इस एंटिटी के अंदर कि मैं इधर पे ओडीआई डालूं, उसके 45 days के पहले किससे अप्रूवल ले लेनी है? फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर से। ठीक है, एन इंडियन एंटिटी नॉट एंगेज इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी इन इंडिया मेकिंग ओडीआई। अभी हमने पढ़ा एचडीएफसी बाहर ओडीआई कर सकती है, कर सकती है। क्या क्या करना पड़ेगा उसको? कंडीशंस क्या है? और भी पढ़ा दोस्तों। अच्छा, अब भी पढ़ा एचडीएफसी को क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, 3 साल का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, रेगुलेटरी से अप्रूवल ले ले और रजिस्टर्ड हो उसके अंडर। तो वो लोग आईएफएससी में नहीं डाल सकते पैसा, डायरेक्टली फॉरेन एंटिटी में बाहर देना है तो दे दो। यहाँ आईएफएससी में मत आना कि आप फाइनेंशियल सर्विस भी देते हो और इंडिया में ही आके आईएफएससी के अंडर ओडीआई करोगे तो वो अलाउड नहीं है। क्लियर है? भूल जाते हो तुम लोग यार। अच्छा, इसमें लिखा है इज डायरेक्टली एंगेज इन फाइनेंशियल एक्सेप्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस हु डज नॉट मीट द नेट प्रॉफिट कंडीशन एज रिक्वायर्ड ओवर। अब बैंकिंग इंश्योरेंस काम कर रहे हो तो चलेगा। ठीक है, तो आ जाओ आईएफसी के अंदर, इसको बॉक्स बना लो। अभी हम लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। पहली बात क्या बोल रही हूं मैं कि आपको अप्रूवल लेनी है विद इन 45 डेज। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो हम आपको कह रहे हैं कि आईएफएससी में ओडीआई मत करो। ठीक है, यहाँ पे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपको अलाउड नहीं है। तीसरा, बैंकिंग इंश्योरेंस का काम है तो ठीक है। अब अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मेक कंट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टमेंट फंड व्हीकल सेटअप इन एन एज एन ओपीआई। अब इन्वेस्टमेंट फंड और व्हीकल समझते हो? एंजल फंड समझते हो? शार्क टैंक देखा होगा तो ये एक काइंड ऑफ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल फंड्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे कोर्स में नहीं पता, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल, एक पढ़ लिया सिक्योरिटी में, स्पेशल फंड, एसएसएफ, और कौन से पढ़े हैं? एआईएफ तो मैंने बोल दिया, क्यूआईबी। तो ये इनमें अगर आप कर रहे हो जो आईएफएससी ने फॉर्म किए हैं तो इसमें भी आपको हम अलाउ करते हैं। ठीक है, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल में मेक ओडीआई इन फॉरेन एंटिटी इंक्लूडिंग एन एंटिटी एंगेज इन फाइनेंशियल सर्विस एक्सेप्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन आईएफसी if the entity not have subsidiary step down subsidiary outside एफसी where resident has no control of the foreign entity। बहुत सारा बोल दिया। देखो क्या हो गया, टाटा है, उसने क्या किया? रेंज रोवर खरीदा, मतलब इसमें इन्वेस्ट किया ओडीआई